नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टेलीविजन। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज देश देशांतर में वो मुद्दा उठाया है हमने जो कि आम आदमी, खास आदमी और गरीब आदमी सभी से जुड़ा हुआ है। मुद्दा है भारतीय रेल और आपके लिए रेल का सफर। अब से कुछ ही घंटों बाद रेल मंत्री पवन बंसल रेल बजट पेश करेंगे, जो दरअसल उनका पहला बजट होगा। एक तरफ किराया न बढ़ाने का दबाव तो दूसरी तरफ सुविधाएं बढ़ाने की जिम्मेदारी भी। आखिर क्या करेंगे मंत्री जी? घाटे की मार झेल रही भारतीय रेल से आप क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? कैसे बनेगी भारतीय रेल आम हिंदुस्तानी के लिए सुरक्षित, आरामदेह और सस्ती भी? कैसा चाहिए रेल बजट? देखिए अगले आधे घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। वीके अग्निहोत्री जी हैं जो कि फॉर्मर मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। इसके अलावा आरसी आचार्य जी हैं जो कि रेलवे बोर्ड में रह चुके हैं पहले, और साथ ही मामुनी दास हैं जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हिंदू बिजनेस लाइन की, और रेल को बहुत नज़दीकी से उन्होंने कवर किया है, अच्छे तरीके से जानती हैं क्या क्या समस्याएं हैं भारतीय रेल से जुड़ी हुई और साथ ही क्या उनका हल हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, आइए इस खास रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। अपना पहला बजट पेश कर रहे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को चुनौतियों भरी पटरी को पार करना है। भारतीय रेलवे को संकट से उबारने की कोशिश और आम आदमी के फायदे वाला बजट पेश करना कोई आसान काम नहीं होगा। रेलवे का आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा, ये दोनों ही मुद्दे रेल मंत्री की प्राथमिकता में होंगे। हालांकि कालका मेल हादसे के बाद 2011 में बनी काकोदकर कमेटी की महत्वपूर्ण रिपोर्ट अभी तक धूल ही खा रही है। इस रिपोर्ट में रेलवे की सुरक्षा और उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कई अहम सिफारिशें की गई। माना जा रहा है कि रेल मंत्री इस बार कम से कम 100 नई ट्रेनों की बढ़ोतरी का ऐलान करेंगे। हालांकि काकोदकर कमेटी के मुताबिक जब तक मौजूदा रेलों में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था न हो, नई रेलों की तादाद का बढ़ाया जाना खतरनाक कदम हो सकता है। बजट में रेल टिकट के दलालों पर लगाम लगाने की तैयारी है। रेल टिकट बुकिंग को आधार कार्ड से जोड़े जाने की योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। साथ ही सरकार रेल टिकट पर बारकोडिंग की व्यवस्था भी लागू कर सकती है। उद्योग जगत के विरोध के बावजूद इस बजट में माल भाड़े की दरों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि सरकार कुछ दिन पहले ही यात्री किराए में 20% से ज्यादा का इजाफा कर चुकी है, लेकिन इस इजाफे से मिले फायदे का बड़ा हिस्सा डीजल की बढ़ी कीमतों की भेंट चढ़ गया। समस्या है कि चुनाव से कुछ ही दूरी पर खड़ी सरकार के लिए यात्री किराया बढ़ाना लोहे के चने चबाने जैसा है, खासकर जब 1.5 दशक के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी के किसी मंत्री के जरिए बजट पेश किया जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सबसे पहले अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब ये आखिरी जो है रेल बजट वो पेश करेंगे यूपीए 2 की अगर हम बात करें, किस तरह आपका जो तजुर्बा है इतने सालों का वो क्या बता रहा है? क्या कुछ हमें कल सुनने को मिल सकता है? ऐसा है कि तजुर्बा के संग में हम लोगों ने उनको सुना भी है जब उन्होंने आते साथ ही कुछ किराए बढ़ाए थे, और उनका विचार हमको लगता है काफ़ी परिपक्व है, और वो ज़रूर रेल के हेल्थ के बारे में भी सोचेंगे, इसके अलावा कि क्या चाहती है जनता, क्योंकि दोनों चीज़ को मिलाकर ही रेल चल पाएगी। और इसलिए मेरी तो ये बहुत सख्त उम्मीद है कि ज़रूर वो फिर से किराए बढ़ाएंगे। ऐसा आपको लगता है? उसके बिना काम ही नहीं चलेगा उनका। हालांकि दबाव भी से ही हो गया है कि भाई अभी तो आप बढ़ा के चुके हैं, कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते भी नहीं गुजरे हैं। नहीं तो फिर उनका जो डीजल का जो दाम है उसको घटा देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट डीजल का दाम घटा दे, सब्सिडी दे। आचार्य जी, क्या ये बात जनता समझेगी कि जितना दाम बढ़ाया गया था उतना डीजल ने उसकी भरपाई कर दी है, और जिसे कहते हैं न लेना एक न देना दो? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब तक किराया बढ़ेगा नहीं, इतना तो जनता को समझना पड़ेगा। अभी जो किराया है खासकर इतना कम है कि किसी को भी रेल ट्रैवल करने में किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होती। और जैसे कि यहाँ से पटना का किराया 600 रुपये, जो मामूली से मामूली कारीगर है उसको 600 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है, उसको महीने में एक दफ़े पटना जाके आना कोई तकलीफ़ नहीं होती। अब जैसे चाइना का आप लीजिए, चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है, 1.3 बिलियन है, 1.3 बिलियन, हमारी 1 बिलियन के करीब है, और उनकी जो पैसेंजर ट्रैवल है हमारे से आधा है। हमारा 14 मिलियन होता है और उनका 7-8 मिलियन बस जी। किस लिए? क्योंकि उनको साल में एक दफ़े छुट्टी मिलती है उनके विंटर हॉलीडेज़ में, जब उनका न्यू ईयर होता है। तो न्यू ईयर के टाइम पे
2-3 हफ्ते के लिए मारामारी होती है, जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा के लिए मारामारी होती है दिल्ली में, तो उस वक्त काफ़ी ट्रैवल होता है। लेकिन महीने में हर रोज़ जाना, हर महीने में जाना या साल में 2-3 दफ़े चक्कर तो लगा कहने देना। कि दबाव बेहद है, हालांकि आबादी में उतना बड़ा फर्क नहीं है दोनों देशों की, लेकिन यात्रियों का जो दबाव है रेल पे वो ज़्यादा है हाँ, भारत में। क्योंकि किराया इतना कम है। बिल्कुल, इसलिए लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। हाँ, कुछ किसी तरह की तकलीफ नहीं और है। आप इंग्लैंड का एग्जाम्पल ले लें तो वहाँ तो बेहद महंगा है और इसी वजह से वहाँ क्वालिटी भी उस तरह से नज़र आती है। मामूनी ये बताइए कि क्या वाकई जो हमारे नेता हैं, भारतीय नेता, वो समझते हैं, क्या अक्ल पे शक करते हैं आम आदमी की जो भारतीय है कि वो वाकई नहीं देना चाहता थोड़ा सा वो ज़्यादा पैसा, जिससे कि उसका सफ़र ज़्यादा आरामदेह हो जाए, ज़्यादा सुरक्षित हो जाए? क्या ये नज़रिया ठीक है? देखिए आरफा, रेलवे फेयर्स जो हैं हमेशा से एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किया गया है और हर दिन, जैसे कि आपको पता है, हर दिन 2.2 करोड़ पैसेंजर्स रेलवेज यूज़ करते हैं, तो उसका पॉलिटिकल मीटर बड़ा हाई है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लास्ट 7-8 years इन द एंटायर यूपीए रिजीम जो है, रेलवेज ने पैसेंजर फेयर्स को ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं बढ़ा के दे कैरिड ऑन फॉर ऑलमोस्ट 8-9 years टिल लास्ट जनवरी, जबकि इन्होंने नॉन एसी पैसेंजर्स को टच करा अभी 2 महीने पहले बंसल जी ने। पर वो जब उन्होंने फेयर हाइक भी किया था तब भी उन्होंने बोला था कि ये एक मॉडेस्ट हाइक है और यही व्यू रेलवे बोर्ड मेंबर्स का भी था कि ये मॉडेस्ट हाइक है। अगर इन्फ्लेशन की तरह हर साल अगर आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके 7% भी अगर फेयर बढ़ा देते तो अभी तक 7-8 सालों में रेल फेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया होता जी। मोरओवर, जैसे सर ने अभी बताया कि फेयर बढ़ के जो 6,500 करोड़ के आसपास रेलवेज को एक्स्ट्रा इनकम मिलता अगले साल, उसमें से ऑलमोस्ट 40% चला गया जो डीजल हाइक अनाउंस की गई जी। इस पर्सपेक्टिव में इतना तो देखना पड़ेगा कि अगर लोगों को एक अच्छा सर्विस चाहिए, एक अच्छी सुविधाजनक सर्विस चाहिए, और अगर वो लोग हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, लेकिन हाँ। मामूनी एक दलील ये दी जाती है कि कैसे देश में जहां पर आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो $1 से कम पर अपना गुजारा करती है, जहां खाने पीने के लिए लोगों को रहने की सुविधा नहीं है, जहां इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें सरकार ला रही है, फूड सिक्योरिटी बिल की हम बात कर रहे हैं, जहां खाद्य को सुरक्षा दी जाती है, तो ऐसे में उस आदमी के लिए सफ़र की हम बात कर रहे हैं। आप जैसे कह रही हैं कि अगर वो किराया 2 गुना हो जाता, अगर 7% की दर से भी बढ़ाया जाता, अगर वही आबादी खाने के, हमारा फूड इन्फ्लेशन रेट तो कम नहीं हुआ है, हमारा फ्यूल इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, और ये भी समझिए कि रेलवे का पैसेंजर किराया नहीं बढ़ाकर पैरेलली जो फ्रेट इनकम है वो बहुत बढ़ चुका है। वो फ्रेट इनकम किस चीज़, वो फ्रेट इनकम भी आपका कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम वही सब मूव करता है, जो कि अल्टीमेटली महंगाई बढ़ाती है और उससे ज़्यादा लोग इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं जी। तो ये आप ना सोचें कि लोग इधर से पैसे नहीं, डायरेक्टली फेयर के लिए ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनके पॉकेट से दूसरी तरफ से पैसा नहीं जा रहा है। बहुत अच्छी दलील आपने यहाँ पर दी है कि दूसरी जो महंगाइयाँ हैं जो वो बढ़ रही हैं, तो क्या वाकई एक सिर्फ सफ़र में ऐसी बात है जहाँ पर जो गरीब आदमी है भारत का उसको एक सहूलत देने की कोशिश की जाती है? आइए एक नज़र ही डाल लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ख़ास कमियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी चिंता का विषय है भारतीय रेल के संदर्भ में जो आम आदमी को, भारतीय को सता रहा है। अगर हम देखें तो योजनाएँ जो हैं वो बजट की कमी से अमल में नहीं आ पाती हैं, ये एक ख़ास बात है। जो योजनाएं बनती हैं, अगर पिछले 15 सालों का हम जिक्र करें तो 15 सालों में जो योजनाएं बनी उनमें से जितनी योजनाओं पर अमल होता उसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए की हमें ज़रूरत थी, वो हम पूरी नहीं कर पाए, ये बात रही है। और रेलवे कर्मचारियों की काफ़ी कमी है, 1.25 लाख जो पद हैं
वो खाली पड़े हुए हैं, रेलवे कर्मचारी नहीं हैं और बहुत ऐसी अहम पोजीशंस हैं, ऐसी स्थितियां हैं जहां पर उन लोगों का होना महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने देखा है सुपरवाइज़र नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, सुरक्षा गार्डों तक की कमी है। हालांकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रेलवे के लिए लगातार बना हुआ है और जब सबसे पहले मंत्री पवन बंसल उन्होंने खास बात ये कही थी कि उनके लिए सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ये पहला बयान उन्होंने दिया था। इसके अलावा रेल सफ़र के दौरान एक बड़ी चिंता जो है वो सुरक्षा है और साथ ही साथ ये भी है कि कई राज्यों के जो पिछड़े इलाके हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का बड़ा इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर अभी तक भारतीय रेल नहीं पहुँची है, अभी तक पटरियाँ नहीं बिछी हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उन इलाकों की जो आज़ादी के 6 दशक के बाद भी अभी तक रेल वहाँ पर नहीं पहुँची है, क्या आपको लगता है कोई पहल हो सकती है? इस बार उम्मीद करेंगे हम? इसके पहले कि आप टेंजेंट पे चले जाएं, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। फिलहाल अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा था, फ्रेट और पैसेंजर द रेलवेज इटर्नल डायलेमा। मतलब कि माल ढोने के लिए ट्रेन या पैसेंजर चलाने के लिए गाड़ियाँ होनी चाहिए। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 2010 में 83,000 करोड़ लगा था खर्च किया था 13,000 गाड़ियाँ चलाने के लिए जी। 10,000 पैसेंजर ट्रेन और 3,000 गुड्स ट्रेन हर रोज़ ओरिजिनेट होती हैं जी। तो उनको चलाने के लिए 83,000 करोड़ पैसा लगा, 4.6 करोड़ पर ट्रेन और 6.4 करोड़ पर ट्रेन। और अर्निंग जो हुई पैसेंजर में 23,000 करोड़, 10,000 ट्रेन के लिए, यानी 2.3 करोड़ पर ट्रेन, और 60,000 करोड़ गुड्स ट्रेन के लिए, यानी 20 करोड़ पर ट्रेन। तो गुड्स ट्रेन हमको 10 गुना पैसे देती है। क्यों? एक तो पैसेंजर भाड़ा नहीं बढ़ा, इसीलिए हमें गुड्स के ऊपर ज़्यादा। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव वो यही कहते हैं कि हमने जो है वो मालगाड़ी को हमने इस तरह से इस्तेमाल किया कि एक दूध देने वाली गाय के तौर पर रेलवे को हमने खड़ा किया। क्या उनका ये लॉजिक ठीक है, उनकी दलील ठीक है कि उन्होंने इसी पे काम किया जो आप बता रहे हैं? नहीं, उनका जो था, उन्होंने अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। ठीक है, उनका आर्गुमेंट ये था, बिल्कुल ठीक था, कि ओवरलोडिंग चल रही है। ठीक है, 55 टन की जगह 60 टन लोड हो रहा है जी। तो और आचार्य जी, इस वक्त हम लालू यादव का जिक्र कर रहे थे और लालू यादव इस वक्त पूर्व रेल मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से सीधे सवाल कर लेते हैं। लालू यादव जी, अब कुछ ही घंटों बाद जो है वो रेल बजट आएगा जनता के सामने। आपको क्या लगता है, फिलहाल आखिरी बजट होगा ये UPA 2 का रेल बजट, आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या बताता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं जो मिल सकती हैं आम जनता को? आपकी अपनी उम्मीदें क्या हैं? हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि रेल बजट क्या आवेगा। भारतीय रेल का हालत बहुत खस्ता हो गया है। भारतीय रेल डिरेल हो गया। हमारे हटने के बाद से जितने स्टेप लिए गए थे और भाड़ा हमने तय किया था कभी भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे, अब ये इन लोगों को एकमात्र उपाय है भाड़ा बढ़ाना, जनता को तंग करना, सेफ्टी से लेकर के और महिलाओं के सुरक्षा से लेकर के और खान पान, लैट्रिन, ये समूचा गंदगी का भरमार ये चारों तरफ में फैल गया है। लालू यादव जी, यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं स्टूडियो में जिन दोनों ने आपके कार्यकाल के दौरान काम किया है अलग अलग कैपेसिटीज़ में। अग्निहोत्री जी हैं और साथ ही RC आचार्य जी हैं। दोनों ये कह रहे हैं फिलहाल कि जिस तरह से आपने जो माल गाड़ी का इस्तेमाल करके आपने ये दावा किया था कि आपने काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाया है, एक कमाने वाले सेक्टर के तौर पर रेलवे को आगे किया है, लेकिन अब वैसा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? ये थर्ड लाइन का जो थर्ड लाइन बनाना था, ये लुधियाना टू हावड़ा और दिल्ली टू मुंबई थर्ड लाइन बिछाना था। 80% गुड्स हमारा रोड सेक्टर से जा रहा है, ट्रक से जा रहा है। तो रेलवे में बिजनेस नहीं बढ़ाइएगा, व्यापार को आगे बढ़ावा नहीं दीजिएगा, व्यापारियों के माल को आगे नहीं ले, रेलवे में कमाई नहीं करिएगा, तब फिर रेलवे का भीख मांगने से भारत सरकार के सामने अब भाड़ा बढ़ाने से भारतीय रेल का कायाकल्प होने वाला है। जी, हमने पूछिए इन लोगों से, इन अफसरों से पूछिए, आप पूछिए कि भाई ये चक्का बनाने का कारखाना जो हम लिया, चक्का कारखाना बनकर तैयार हो गया और चक्का बाहर से क्यों आता है, लोगों क्यों बाहर से आता है, इलेक्ट्रिक इंजन क्यों आता है बाहर, लालू यादव जी कौन बताइए, जाता उधर क्यों घूमता है दिन भर सब? लालू यादव जी ये बताइए कि हमेशा मंत्री पर दबाव ये रहता है, आपके ऊपर भी रहा इस तरह का दबाव कि आप भाड़ा ना बढ़ाएं, किराया ना बढ़ाएं। पूछिए
पूछे ना, ये बताया, ये अफसर लोग के नहीं बताया। अग्नि थर्ड जी लाइन कुछ को कहना कहाँ ले चाहेंगे? गया? जो बोला गया है कि थर्ड लाइन कहाँ ले गया? जो थर्ड लाइन कह रहे हैं, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाँ, ये ह्यूज कंजेशन है इंडियन रेलवे जी में। बोलिए आप। ये रेलवे का ह्यूज कंजेशन को हटाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और ये रेलवे सारा दुनिया में डंका बजा भारतीय रेल का, अब ये समूचा चौपट हो गया। अभी क्यों चौपट हुआ? नहीं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम चालू है और इस क्यों बढ़ा वर्ष दिया? क्या भरा बहुत बड़ी बढ़ाया? चीज है। भरा बढ़ाने डेडिकेटेड से फ्रेट क्या कॉरिडोर गलत होगा? इतनी छोटी मोटी चीज मनटेक नहीं है, सिंह कम का से एक कम कंसेप्ट रहता है भाड़ा बढ़ाना। इसमें करीब 1000 किलोमीटर का काम चालू है और है तो 3000 से ज़्यादा का किलोमीटर ये, तो अभी बनने में समय लगेगा। 2017 के पहले तो नहीं बन पाएगा हमारे ख्याल से। आपको ऐसा नहीं लगता? लेकिन लालू यादव जी बताइए कि आपके दौर में भी यही बात थी और अब भी यही बात है कि जो मंत्री होते हैं, रेल मंत्री, उन पर दबाव इस तरह का होता है कि आप किराया ना बढ़ाइए, आप कोई भाड़ा नहीं ना बना। बढ़ाइए। बात सुनिए जी। अभी तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना मुंबई में जाके सब शिलान्यास किया। आज जापान में हम गए, जापान के प्रधानमंत्री से दो बार बात हुआ कि बहुत कम रेट पर हम इंटरेस्ट देंगे वेस्टर्न कॉरिडोर में। और उसके अलावा भारत का कैबिनेट का फैसला हुआ कि इंडस्ट्रियल हब बनेगा वेस्टर्न कॉरिडोर पर। आज जब ये समूचा चौपट हो गया, कहाँ गया लोगों का? बन रहा है। लोगों का पीपीपी में सबसे कोई पहले आने तो वाला है? प्रॉब्लम ये थी कि पीपीपी प्रोजेक्ट में कोई आने वाला है? लैंड एक्विजिशन। लालू जी, आचार्य जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। पीपीपी में कोई आने वाला है? जी आचार्य जी आपकी बात का जवाब देना चाहते बोलिए। हैं। लालू जी नमस्कार। आपको याद होगा मैं जनरल मैनेजर था ईस्टर्न में, जब आपको मिला था मैं। हम आपका आदर करते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, बड़े जोर शोर से बन रहा है और अभी 5 साल में आपका तैयार हो जाएगा। सिर्फ लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी, वो भी सब हो गई है और लोन वगैरह मिल गया है। सर्विस में है? मुझे पूरी नहीं जी, मैं तो 20 साल पहले रिटायर हो गया। आपको याद होगा 92 में आया था मैं आपके पास, 90 में। हाँ ठीक है, ठीक, जब मुख्यमंत्री थे। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, इन लोगों को सुझाव दीजिए। जी नहीं, ये लालू जी आपके पास हम वापस लौटेंगे। आचार्य जी बताइए कि जिस तरह से जो मॉडर्नाइजेशन को लेकर बात है कि रेलवे जो है वो अभी तक पुराने ढर्रे पर चल रहा है, हालांकि काफ़ी हद तक हमने देखा है सुविधाएं बड़ी ज़रूर हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन में आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी पे इस टाइम होनी चाहिए? देखिए ऐसा है पहले मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है। पैसा कमाने के लिए आपको माल ढोना चाहिए। आपको मालूम नहीं होगा, पिछले 20 साल में 3000 नई पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई। 3000, 7000 से 10,000 पहुंच गई पैसेंजर ट्रेन। जी अब इतनी पैसेंजर ट्रेन होंगी तो गुड्स ट्रेन कहाँ जाएगी? बिल्कुल। एक जब राजधानी चलती है 5 गुड्स ट्रेन फायर हो जाती हैं। तो मेरा हर वक्त यही सवाल रहता है कि आप फ्रेट चलाएंगे या पैसेंजर चलाएंगे। मेरे तो नए रेल मंत्री से ये गुजारिश होगी कि अगले जो बजट प्रेजेंट किया जा रहा है, तैयारी तो सब होगी, एक भी नई पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, और यही काकोदकर कमेटी की रिपोर्ट में कहती है। आचार्य जी वापस आऊंगी मैं। फिलहाल एक चीज बताना चाहता हूँ, ये थर्ड लाइन का कंसेप्ट इसी के लिए है। जी जी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया किस लिए? क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स के ऊपर फ्रेट बिल्कुल 5-5 घंटे ठहर जाती है। अगर तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये देखेंगे कि आखिर जो समस्याएं का तो हमने बहुत सारा जिक्र किया, लेकिन इनके सोल्यूशन क्या है, इनका हल क्या है, ब्रेक के बाद जाने की कोशिश करेंगे। लालू यादव हमारे साथ बने रहेंगे। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम देश देशांतर और कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं अब रेल बजट के पेश होने में। हम चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी, खास आदमी, गरीब आदमी, इन सब का जो एक मुद्दा है रेल, किस तरह से रेल को सुधारा जाए, किस तरह से ये सफ़र आपके लिए सुहाना बनाया जाए। लालू यादव जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ दोनों खास मेहमान बैठे हैं जो तजुर्बेकार हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रेल को देखते हुए गुजारी है, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या है पैसा, पॉलिटिकल विल, बाकी चीज़ें सब आ जाएंगी, लेकिन पैसा कहाँ से आए? पैसा कहाँ से आए? पैसा कैसे? भारतीय रेल जब हमारा कायाकल्प हुआ तो पूरा दुनिया भर के लोग यहाँ खर्चा इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन रेल में तैयार थे।
तैयारी थी। पहले रेलवे में कोई एक पैसा नहीं चाहता था इन्वेस्ट करना, और लालू यादव का राज आया, आज सरप्लस अर्निंग हुआ और दुनिया में डंका बजा। और अग्निहोत्री जी आपको बता रहे हैं कि पैसेंजर गाड़ी सब बंद कर देना चाहिए, मालगाड़ी अरे इसीलिए ना थर्ड लाइन का बात हम बोल रहे हैं। थर्ड लाइन का बात है कि खाली मालगाड़ी चलेगा, कहाँ से आएगा सामने बैठाइए ना, हम बताते हैं कहाँ से आएगा। बेच देने से आएगा। ये भारतीय रेल को डाइल्यूट किया जा रहा है कि ताकि ये भारतीय रेल को लोग फेडअप होकर के निजी क्षेत्रों को हम दे दें। ये नहीं चलने देंगे हम रेल चला के दिखा देंगे। बिल्कुल लालू यादव मेरे साथ मामूनी दास खा के हम रेल चला देंगे। लालू यादव जी आपके पास मैं वापस लौटूंगी। मामूनी ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट का जिक्र कर रहे हैं लालू यादव, कह रहे हैं कि बाहर से पैसा लगाने को लोग तैयार हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ये डर है कि कहीं जिस तरह से भारतीय रेल को लेकर बात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश की जाए। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक तरीका हो सकता है पैसा लाने का? इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, लेकिन लालू जी के टाइम पे जितना ओवरलोडिंग हुआ था वो काकोडकर कमेटी उससे काफ़ी इनकम बढ़ा था। उस टाइम पे क्लोज टू 15, 16, 17% फ्रेट इनकम बढ़ रहा था जिन सालों में लालू जी प्रिसाइड कर रहे थे एज अ रेलवे मिनिस्टर। लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अरफा एक सेकेंड, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लालू जी ने लीगलाइज किया था जो ओवरलोडिंग होता था रेलवेज में, उसको उन्होंने लीगलाइज करा था। बट एज अ रिजल्ट ऑफ कैरिंग सच ओवरलोडेड ट्रेन्स, ट्रैक जो है वो काफ़ी डैमेज हुआ है, जो कि आपके लास्ट ईयर काकोडकर कमेटी एंड काफ़ी कमिटीज़ ने ये एडमिट किया है। उस ट्रैक में आपका पैसेंजर ट्रेन्स भी चलता है। उन पैसेंजर्स का सेफ्टी के लिए उन ट्रैक्स को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। उन ट्रैक्स को मजबूत बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए। अब आप फ्रेट पे कितना डिपेंड करोगे? पिछले साल फ्रेट का रेट जो है ऑलमोस्ट 20 to 26% इंक्रीज किया गया था जी। जिस लेवल पे फ्रेट रेट आप इंक्रीज कर रहे हो, धीरे धीरे काफ़ी कमोडिटीज़ जो है जैसे पेट्रोलियम हुआ, सीमेंट हुआ, वो कस्टमर्स रेलवे से भाग रहे हैं, वो रोड की तरफ या अपना दूसरा तरीका पाइपलाइन हुआ, वो दूसरे साधनों का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। आचार्य जी बताइए कि जिस तरह से जिक्र हो रहा है, काकोडकर कमेटी ने भी यही कहा जो आप कह रहे हैं कि जब तक आप पूरी सुविधाएं ना दे सकें, जब तक आप सुरक्षा ना दे सकें, तब तक एक भी ट्रेन मत इंट्रोड्यूस कीजिए। लेकिन हमें खबर ये मिल रही है कि 100 नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। क्या आप मानते हैं कि ये खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले ही बताया था मैंने, हमारे यहाँ एक है इंस्टीट्यूशन नोन एज ए रेल यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। ज़ेडारी उससे जोनल रेलवे पे होता है, डिविजनल रेलवे पे होता है। अब ये सजेशन देते रहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मंत्री जी उनको सबको एक्सेप्ट करें जी। उनको भी अपना ये ख्याल रखना, जैसे मैंने बताया, जितनी आप पैसेंजर गाड़ियाँ चलाएंगे उतनी फ्रेट कम होंगी, फ्रेट स्लो हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी गुड्स ट्रेन ज़्यादा बढ़ें बनिस्बत की पैसेंजर ट्रेन बढ़ें। बिल्कुल जैसे बता रही मामूनी जी, मैं भाड़ा नहीं बनाना चाहता गुड्स ट्रेन का। अगर मैं ज़्यादा गुड्स ट्रेन चलेंगी तो ऑटोमेटिकली अर्निंग बढ़ जाएंगी। लेकिन वो जो लालू यादव जिस बात को कह रहे हैं कि जो रोड पे लोग लेके जाते थे, जो व्यापारी, उन्होंने वो बिल्कुल ठीक है उनका तो ये बीच में क्यों? ये बीच में मेरी बात सुनिए, ऐसा था उनका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक था कि ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है, ओवरलोडिंग हो रही है तो जैसे 55 टन की जगह 60 टन लोड होता था, तो उनका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक था कि हम 55 टन की जगह 60 टन कैपेसिटी लीगलाइज कर दें तो उनको 60 टन के पैसे मिल जाएंगे। मेरी बात सुनिए, ठीक है, 60 टन लीगलाइज हो गए, पैसे मिलने लगे। लेकिन जो बंदा 55 की जगह 60 टन लोड करता है वो 65 टन लोड कर रहा है, क्योंकि उसको तो आदत है कि भाई मैं ओवरलोडिंग करूंगा। 60 की जगह 65 करेगा तो उससे ट्रैक और वैगन के ऊपर फर्क पड़ेगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये जो बात समय थोड़ा मेरे पास कम है। अग्निहोत्री जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जो इन्वेस्टमेंट का एक सवाल उन्होंने उठाया है कि उनके दौर में इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं बढ़ गई थी, क्या ऐसा क्या हुआ बीच में जिसको आगे नहीं ले जाया जा सका? इन्वेस्टमेंट का जो एक जरिया बनाया गया था वो PPP कहलाता था जी। और PPP के लिए काफ़ी कानून बनाए गए,
लेकिन उसमें हुआ ये कि जो इन्वेस्टर है उनको वो कानून बहुत रास नहीं आए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा सिक्योर चाहता है और प्रॉफिट चाहता है, और उसका अपने खर्चे के ऊपर कोई कंट्रोल भी चाहिए। तो वो तो विदेशी निवेश तक की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई भी आदमी पैसा लगाएगा, वर्ल्ड बैंक आ रहा है, एडीबी आ रहा है, कोई भी अपना पैसा लगाएगा तो वो पैसे को कंट्रोल करना चाहे। वर्ल्ड बैंक भी कंट्रोल करता है, जापानीज लोग भी कंट्रोल करते हैं। तो जिस तरह से आचार्य जी कह रहे हैं, क्या ये एक तरीका हो सकता है बेहतर? क्योंकि यहाँ बात घूम फिर के सिर्फ एक ही तरफ आ रही है कि जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप क्या करेंगे। तो क्या ये मुमकिन है जो आचार्य जी कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी का हम जिक्र कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक एडीबी कुछ दूर तक जाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। हमको प्राइवेट पैसा भी चाहिए, प्राइवेट, जिसको पीपीपी कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो रूल्स हैं उसमें बदलाव की जरूरत है? उसमें बदलाव की ज़रूरत है। मतलब जो सोचने का तरीका है उसको बदलना है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है जब अपना पैसा लगा देता है तो वो ट्रेन चलाने में, उसके मैनेजमेंट करने में भी भागीदार बनना चाहता है, तभी वो उसका अच्छा प्रयोग कर सकता है। मामूनी, मेरे पास समय कम है, आपसे जल्दी जल्दी पूछना चाहती हूँ कि खासकर महिलाओं को लेकर, मैं और आप दोनों महिलाएं हैं, हम जानते हैं कि अकेला सफ़र करना कितना मुश्किल है। ये अलग बात है कि हिम्मत करके हम चले जाएं या मजबूरी के तहत चले जाएं अगर मैं जाना हो, लेकिन वाकई हमें इस बात का आश्वासन नहीं होता कि हम बिल्कुल सुरक्षित सफ़र कर पाएंगे। ये जो समस्या है इसका किस तरह से हल हो पाएगा? क्या मंत्री जी जो हैं इस बात को एड्रेस करेंगे इतने सब हादसे होने के बाद? देखिए, सब कुछ, सारा फैसिलिटी आप चाहे तो सीसीटीवी लगा सकते हैं, आप चाहे तो आरपीएफ पर्सनल ज़्यादा डिप्लॉय कर सकते हैं, बट सबका एक कॉस्ट होता है। तो हर चीज़, हर एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करने का एक कॉस्ट होता है, और रेलवेज एट इट्स ओन लेवल अपना जितना पोर्शन करती है, ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है सिक्योरिटी, एंड स्पेशली आप जो महिलाओं का सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, वो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जैसे आप मेट्रो में देख सकते हैं सीसीटीवी वगैरह लगा है, पर वो कुछ रेलवेज के भी प्रपोजल्स हैं जो पार्शियली इम्प्लीमेंट हुए हैं, पर ट्रेन्स में सीसीटीवी लगने का तो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आरफा बहुत पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे? मोमिनी, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोमिनी, समय समाप्त हो चुका है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, फेयर हाइक दे के अपना सेफ्टी खरीदना चाहेंगे, या फेयर पैसे ज्यादा नहीं देके थोड़े कुछ पैसे बचाना चाहेंगे? और देश की आधी आबादी के लिए ये बात सबसे ज्यादा अहम है। आखिरी बात आपसे कहना चाहता था मैं कि पिछले बजट में मंत्री जी ने कहा था कि 487 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए 1 लाख करोड़ चाहिए। अब इसके बाद और किसी नए प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना या और कोई किसी नई ट्रेन को चलाना, तो मेरे ख्याल में तो आप ये चाहते हैं कि फिलहाल जो योजनाएं बन चुकी हैं कम से कम वो पूरी हो जाएं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आचार्य जी, अग्निहोत्री जी, मोमिनी दास, आपका शुक्रिया, और लालू यादव का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो दुनिया के जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है वो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी को ढोकर लेके जाता है, और हर रोज जितने तादाद में लोग सफर करते हैं भारतीय रेल से, वो भी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है ये इस लिहाज से भी बने कि सबसे ज्यादा सुरक्षित, आरामदेह और सुहाना हो आपका सफर। नमस्कार।